करोड़ जुटाने की चिंता में वीर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। खुराना अंकल। के खुराना का नाम लेते ही खुराना का होलोग्राम फिर उसके मोबाइल में अचानक से अपीयर होता है, जिसे देखकर हर बार की तरह वीर डर जाता है। आप पुत्र, तूने मुझे बुलाया? खुराना बोलता है। अंकल, आप अलादीन के जिन हो क्या कि मैं आपका नाम लेता हूँ और आप अपीयर हो जाते हो? वीर जेन्युइनली ये जानना चाहता है। खुराना हंसता है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर वॉइस कमांड इंस्टॉल कर दिया था ताकि किसी भी मुसीबत में तुम मुझको बुलाओ तो मैं जल्द से तुम्हारी मदद के लिए आ सकूं। ये सुनकर वीर उनसे पूछना चाहता है कि आपको इसके अलावा कोई और काम धंधा है कि नहीं, पर पैसा न मिलने के डर से वो नहीं पूछता, चुप रह जाता है। बोल पुत्र, क्या हेल्प चाहिए तुझे? खुराना पूछता है। हेल्प तो चाहिए अंकल। वीर बोल ही रहा था कि खुराना बोलता है, तो फिर आ जाओ मेरी लैब। लैब भी घुमा दूंगा और बातें भी कर लेंगे। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेजा है, देखो। ओके, सी यू सून। ये बोलकर खुराना फोन काट देता है। इतनी तेजी में ये सब होता है कि वीर प्लेजेंटली सरप्राइज रह जाता है। वो सोचता है कि खुराना इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो 3 करोड़ तो होने ही चाहिए उसके पास। वीर खुराना के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है। वो किसी बड़े ऊंचे कांच वाली बिल्डिंग की कल्पना लिए चारों तरफ देख रहा है। आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट है खुराना अंकल, तो उनका ऑफिस भी तो शानदार ही होगा। पर वहां तो बस एक टूटा फूटा मकान दिख रहा था। वीर कंफ्यूज था कि तभी उस टूटे फूटे मकान से खुराना भागता हुआ बाहर आता है। अरे पुत्र, तू आ गया। वेलकम 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 इन माय लैब। खुराना की बात सुनकर वीर के मन में बस एक ही ख्याल आता है, खुदा पहाड़ निकला चूहा। खुराना उसका हाथ पकड़ के लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाता है। अंदर आने के बाद का नजारा देखकर वीर को लगता है, भैया गई भैंस पानी में। कबाड़ी की दुकान भी उस घर से ज्यादा अच्छी थी। अब वीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और अपना सवाल दाग ही देता है। अंकल, आप तो कह रहे थे कि आप बड़े साइंटिस्ट हैं। इस पर खुराना हड़बड़ाता है। हाँ हाँ हाँ, क्यों क्यों किसी ने कुछ और बोला है क्या? वीर सरकास्टिक होकर कहता है, नहीं, वो इतना बड़ा ऑफिस देखकर लग रहा है। वीर बोल ही रहा होता है कि खुराना पास लगे एक बटन को दबा देता है, जिससे पूरा का पूरा फ्लोर हरकत में आ जाता है और किसी लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। वीर लगभग लड़खड़ाते हुए गिरने वाला होता है, पर खुराना उसे सहारा देता है। ये क्या है अंकल? हाँ, वीर घबरा कर कहता है, पर उसके जवाब में खुराना बस मुस्कुराता है। वीर ऐसी सिचुएशन में उसे मुस्कुराते हुए देखकर गालियां देना चाहता है, पर बाद में पैसे ना मिलने के डर से वो चुप ही रह जाता है। अब वो लिफ्ट रुकती है और एक दरवाजा खुलता है। एक तेज सफेद रोशनी से वीर की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो अपनी आंखें मींचने लगता है। उन मींची हुई आंखों से वो जो देखता है तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। एक बड़ी विशाल लैब, जहां हर जगह हाईटेक मशीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिसमें अलग अलग डेटाज और वीडियोस चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्यूब्स में से फ्यूम्स निकल रही हैं और रोबोटिक हैंड्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये खुराना की लैब से ज्यादा आयरन मैन का वर्कशॉप लग रही थी। वीर को लगता है जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। वाह अंकल, ये तो तहलका है। वीर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर खुराना ऐसे खुश होता है जैसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर कोई लड़की खुश होती है। मेरी लैब है, मेरा, खुराना अपनी तारीफ करते हुए कहता है और अपनी मशीन्स को ऐसे देखने लगता है जैसे मशीन्स ना होकर उसके पालतू जानवर हों। बोल पुत्र, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू जो बोलेगा मैं दूंगा, आखिर तू मेरा यार का पुत्र है। खुराना बड़े प्यार से वीर को पूछता है। वीर भी इतनी फ्रीडम पाके धड़ल्ले से बोल देता है, अंकल 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनते ही खुराना अपनी ही मशीन्स पर फिसलते हुए नीचे गिरते गिरते बचता है और खुद को संभालते हुए हैरानी से पूछता है, 3 करोड़? हाँ
हाँ अंकल, आप तो दे ही सकते हो, वीर पूछता है। खुराना अब खुद को स्ट्रेट करते हुए सीरियस होकर वीर को समझाता है। देख पुत्र, ये सब जो तू देख रहा है ना, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये सब सरकार ने दिया है। उसके बाद वो रुआंसा होकर कहता है, 3 करोड़ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे हैं, तो तुझे कैसे दे दूं? खुराना की ऐसी दयनीय हालत देखकर वीर को और गुस्सा आ रहा होता है। मतलब आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर सकता हूँ और करूंगा पुत्र, करूंगा ना। तू चाहे तो मैं इस लैब में तुझे जॉब दे दूंगा, 20,000 सैलरी भी दिलवा दूंगा। सच्ची 20,000 सैलरी। मैथ्स में वीर ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो अपने मोबाइल को निकालकर कैलकुलेट करता है और पता है कि 20,000 मंथली सैलरी में तो उसे 3 करोड़ जुटाने में 125 साल लग जाएंगे। अरे अंकल, इतने दिनों में तो मेरे पोते भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर पैसों का क्या करूंगा? खुराना मजबूर है और वीर गुस्सा। वीर वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लाल रंग के टेलीफोन बूथ पर पड़ती है जो लकड़ी का लग रहा था। वीर हैरान होता है कि इतने हाईटेक लैब में ये पुराने जमाने का टेलीफोन बूथ क्या कर रहा है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुराना से उस बूथ के बारे में पूछता है। सवाल सुनकर खुराना की मानो आंखें चमक जाती हैं और जैसे 5th क्लास का बच्चा पोम सुनाता है, वैसे ही खुराना उस बूथ के बारे में वीर को बताने लग जाता है। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर साइंस ऑफ लाइफ पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन देखने में हमसे काफी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। एलियंस? जैसे पीके मूवी में आमिर खान था? पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मैन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो जाए, पर गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर काफी कंफ्यूज था। डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हमारी फिल्में और कहानियां कहीं ना कहीं हमारी असल जिंदगी से ही तो जुड़ी होती हैं वीर, और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब ये बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है, मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूँ। और फिर वीर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी टाइटन ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जहां हर साल हम कुछ लोगों को टाइटन ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसीलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। मतलब उनके शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसा है। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा हैं जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हर साल हम अपने प्लेनेट से कुछ लोग टाइटन ग्रह पर भेजते हैं, ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं पर खत्म कर सके। ये टेलीफोन बूथ उसी टाइटन ग्रह पर जाने का पोर्टल है। वीर कंफ्यूज्ड है और सवाल पूछता है, अंकल, पर इतना खतरा है तब लोग वहां जाते ही क्यों हैं? हाँ? खुराना मुस्कुराता है और कहता है, पैसे कमाने और ताकत पाने के लिए। वीर प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि लोग कितने पैसे कमा सकते हैं वहां पर? अनलिमिटेड, समझ रहे हो? अनलिमिटेड।
खुराना इस तरह से खुश होकर बोलता है जिससे वीर को यकीन हो जाए कि उसकी पैसों की समस्या भी टाइटन ग्रह पर जाकर खत्म हो सकती है। वीर सोचने लगता है। वीर को देखकर खुराना को भी एहसास होता है कि वीर टाइटन के बारे में सोच रहा है। खुराना तुरंत ही वीर के सपनों पर पानी फेरते हुए कहता है, नहीं नहीं, पर तुम वहां नहीं जा सकते, इसलिए सोचो भी मत। वीर हैरान हो जाता है। अरे भाई, तुम मेरे जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो, यानी मेरे भी बेटे जैसे ही हुए। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम घर जाओ और कोई और रास्ता ढूंढो पैसे जुटाने का। ये कहते हुए खुराना वीर को उसकी लैब से बाहर जाने को कह देते हैं। हालांकि वीर घर की ओर निकल जाता है, पर खुराना की बात उसके दिमाग में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह घूम रही थी। पर साथ में अफसोस भी है कि वो परिवार के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। वीर जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके लफंटर दोस्तों की टोली बाहर ही उसका इंतजार कर रही है। वीर समझ जाता है कि वो लोग कल वाली बात पर उससे सवाल पूछेंगे और वो एम्बैरेस होगा। इसीलिए जैसे ही वो दोस्तों से मिलता है, खुद ही सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फादर ने उसके डूबते हुए फैमिली बिजनेस को संभाला और उसकी बुआ और चाचा की शादियां करवाईं, उन्हें घर दिलवाया, उनकी वजह से स्टार ग्रुप से पंगा भी लिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। पर उनके जाने के बाद उसकी बुआ और चाचा उन्हें दादाजी के घर से निकालना चाहते हैं। वीर की कहानी सुनकर सभी दोस्त उसे सिंपैथी दिखाते हैं। अभी अभी जवान हो रहे लड़कों के खून में कुछ ज्यादा ही उबाल होता है, पर दिमाग उतना ही कम होता है। ऐसे ही दिमाग से वीर के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वीर को बुआ के घर से जाके इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा लेने चाहिए। उसके बाद बुआ हो या चाचा, कोई भी उन पर घर खाली करने के लिए लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा और उसे 3 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। वीर भी तो उसी उम्र का है, उसे भी आइडिया जम जाता है। वो डिसाइड करता है कि कल रात वो बुआ के घर में कागज की चोरी करने जाएगा।